यदि आप भी 2026 में सीयूईटी एग्जाम दे रहे हो और फिजिक्स में टॉप स्कोर लाना चाहते हो तो आप फिजिक्स के पिछले 4 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने तैयार की एक ऐसी पीडीएफ जिसमें फिजिक्स के पिछले 4 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए एक साथ, इनका टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है हर क्वेश्चन। जैसा कि आपने कहा था कि इंग्लिश में भी प्रोवाइड कीजिए, तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इस पीडीएफ को तैयार करने में मेरे को काफी समय और काफी मेहनत लगी है। तो आपको 5 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट करना है। जैसे ही 5 सब्सक्राइब आप कंप्लीट करते हो तो ये पीडीएफ आपको तुरंत टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस पर सेंड कर दी जाएगी, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन को नोट नहीं करना पड़े। और एक बार कंप्लीट वीडियो देखने के पश्चात आप पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हो। देखिए कितनी शानदार पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी में तैयार की गई है और इसका टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। तो मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना। टॉप से टॉप क्वेश्चन लिए गए हैं, बिल्कुल हल्के क्वेश्चन ही नहीं, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो लिए गए हैं। इन्हीं क्वेश्चन के साथ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। हर क्वेश्चन को मैं जब सोल्व करवाता हूं तो इससे संबंधित सारे छोटे क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं, ताकि सब कुछ कवर हो जाए। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार यदि आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर होने का वादा मैं करता हूं आपसे। देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बेहतरीन क्वेश्चन है और जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन लगे ना तो एक सब्सक्राइब जरूर करना। जो बच्चे अभी भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो फ्री में मिलने वाले इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और ट्रिक्स को मिस कर देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति डैश होगी। कहने का मतलब है पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। दिष्टकारी क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, उसमें निवेशी आवृत्ति यानी कि इनपुट आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज है। और पूछा है निर्गत आवृत्ति यानी कि आउटपुट जो आवृत्ति है वो पूछी है। अब आउटपुट कितना होगा? तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 2 गुना होता है इनपुट आवृत्ति का, यानी कि इनपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट कितनी हो जाएगी? इसका 2 गुना हो जाएगी, 100 हर्ट्ज हो जाएगी। क्लियर है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी की जगह में एक और क्वेश्चन बता देता हूं कि यदि आपको यहां पर देता ना अर्ध तरंग दिष्टकारी, कि एक अर्ध तरंग दिष्टकारी है, उसमें यदि इनपुट यानी कि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती तो निर्गत आवृत्ति भी कितनी होती? 50 हर्ट्ज ही होती, क्योंकि अर्ध तरंग दिष्टकारी है वो आधे हिस्से का ही दिष्टीकरण कर पाता है, आधे भाग को ही डीसी में कन्वर्ट कर पाता है। जबकि जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी है वो एसी के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हिस्सों को कन्वर्ट कर देता है डीसी में। इसीलिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि इनपुट 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट जो निर्गत आवृत्ति है वो उसका डबल हो जाता है, यानी कि 50 का डबल 100 हर्ट्ज हो जाएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन? शानदार क्वेश्चन लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करना। आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने इस क्वेश्चन को देखिए इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर दिया है। बिल्कुल आपको जैसी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वैसे ही मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप पूरा चैनल को सपोर्ट करिए। इसमें देखिए फुल वेव रेक्टिफायर था जिसमें इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 50 हर्ट्ज। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 50 हर्ट्ज का डबल हो जाएगा, यानी कि 100 हर्ट्ज हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, अब आप पीडीएफ से पढ़ोगे तो इसका नीचे मैंने टॉप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। पूर्ण तरंग दिष्टकारी एसी चक्कर के दोनों हिस्सों धनात्मक और ऋणात्मक को डीसी में बदलता है। इस प्रक्रिया में आउटपुट पल्स की संख्या इनपुट से 2 गुनी होती है, यानी कि आउटपुट आवृत्ति है वो इनपुट जो आवृत्ति है उसका क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो 50 हर्ट्ज निर्गत कितनी हो जाएगी? इनपुट यानी कि निवेशी 50 हर्ट्ज थी तो इसका डबल हो जाएगी, 100 हर्ट्ज हो जाएगी। क्लियर है? कैसा लगा ये आपको क्वेश्चन? बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन लिया गया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन आपको इसका टॉप सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहीं पर मिलेगा आपको। आप इसी प्रकार चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। एक सब्सक्राइब करते ही मैं मोटिवेट हो जाता हूं नेक्स्ट वीडियो के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है,
क्षेत्र की दिशा के समांतर द्विध्रुव आघूर्ण वाले असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव पर बल और बल आघूर्ण क्रमशः डैश होंगे। कहने का मतलब है एक द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक द्विध्रुव है, उसको असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। देखो असमान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब क्या होता है, उस पर बल और बल आघूर्ण पूछा है। देखिए बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, टो इक्वल टू पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। थीटा का मान कितना होगा, तो ये विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा, इसका मतलब थीटा कितना है, थीटा है 0 डिग्री। और साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान होता है 0, यानी टो का मान आ जाएगा इसमें 0 आ जाएगा। बल आघूर्ण कितना होगा, 0। अब देखिए ये जो द्विध्रुव है वो असमान विद्युत क्षेत्र में रखा है, ये असमान विद्युत क्षेत्र में रखा है। जब असमान विद्युत क्षेत्र में रखा है, इसका मतलब इस पर नेट बल है वो 0 नहीं होगा। यदि कोई द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में ऐसे रखा होता ना, तब तो देखो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूं, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा होता द्विध्रुव है, तब तो इधर देखो माइनस क्यू और प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस क्यू पर विपरीत दिशा में, समान परिमाण विपरीत दिशा में बल लगेंगे, तो नेट बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बल आघूर्ण कितना है, बल आघूर्ण पी साइन थीटा हो जाता है। ये तो जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हो, लेकिन इसने क्या बोला है, इसने कहा है कि जो द्विध्रुव है वो असमान विद्युत क्षेत्र में रखा है, असमान विद्युत क्षेत्र में रखा है, इसका मतलब नेट बल है वो 0 नहीं होने वाला है। देखिए मैं एक और डायग्राम बनाकर आपको बताता हूं। जैसे असमान विद्युत क्षेत्र है इस प्रकार, तो जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास है, इसमें मान लो ऐसे डाइपोल रखा है, द्विध्रुव रखा है, यहां पर माइनस क्यू आवेश है, यहां पर प्लस क्यू आवेश है, तो यहां पर बल लगेगा QE और यहां पर भी QE बल लगेगा। तो यहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब पास पास है, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है तो विद्युत क्षेत्र परबल है, तो लगने वाला बल QE भी क्या होगा, इधर अधिक हो जाएगा, और इधर जो QE बल लग रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है, विद्युत क्षेत्र दुर्बल है, इसका मतलब इधर बल कम हो जाएगा, इधर बल अधिक हो जाएगा। इसीलिए जब भी द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो नेट बल नॉट इक्वल 0 होता है। क्लियर है। बल आघूर्ण की बात करें तो इसने कहा था कि जो द्विध्रुव है वो असमान विद्युत क्षेत्र में समांतर रखा है। समांतर रखने का मतलब क्या है, समांतर रखने का मतलब है थीटा बराबर 0 डिग्री है। क्लियर है। साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जिसमें बल आघूर्ण 0 हो और नेट बल नॉट इक्वल 0 हो, यानी बल आघूर्ण 0 है, नेट बल नॉट इक्वल 0, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। और ये लीजिए, जो इंग्लिश की रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार, उनके लिए इंग्लिश में भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आपको टॉर्क पूछा है और फोर्स पूछा है जब डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। कैसे रखा जाता है, तो देखो पैरेलल रखा जाता है, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में समांतर रखा जाता है। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बल आघूर्ण टो इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा, साइन 0 का मान 0 होगा तो टो 0 हो जाएगा, और जो नेट बल है वो नॉट इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि असमान विद्युत क्षेत्र है। क्लियर है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नीचे मैंने आपकी सुविधा के लिए सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आप जब दोबारा पीडीएफ से पढ़ो, धर्माराम फिजिक्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। कोई बच्चे परेशान मत होना। बल आघूर्ण टो जब द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर रखा है, इसका मतलब थीटा कितना है, 0 डिग्री है। टो इक्वल टू पीई साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो क्लियर है, टो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बल की बात करें तो विद्युत क्षेत्र कैसा है, असमान विद्युत क्षेत्र है, तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर लगने वाला बल अलग अलग होगा, जिससे परिणामी बल 0 नहीं हो सकता। क्लियर हुआ। कैसे लगा मेरा ये क्वेश्चन और कैसा लगा एक सॉल्यूशन। यदि आपको टॉप कंटेंट लगे ना, कम रिसोर्स के साथ ही, तो आप मेरे को एक कमेंट प्यारा सा जरूर करना, मोटिवेट करने के लिए। एक एक सब्सक्राइबर को देखता हूं, जल्द ही कोशिश करना कि हमारे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। डेली के आप 5-5 सब्सक्राइबर का टारगेट रखोगे, तभी हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा।
और यदि 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तो मैं आपके लिए एक और बेहतरीन सरप्राइज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, बोर के मॉडल के अनुसार परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या n के समानुपाती होती है। इसने कहा है कि परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या n के समानुपाती होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है तो उसकी त्रिज्या की एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूं मैं। एग्जैक्ट वैल्यू ध्यान रखना 0.529 n स्क्वायर बटा z होता है एंगस्ट्रम में। क्लियर है? एग्जैक्ट वैल्यू मैंने इसीलिए बताई है, कई बार इससे कंसेप्ट आया है, इसका मतलब इससे संबंधित सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। यह होती है उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला। z तो क्या होता है, z हम 1 ही लेते हैं इसमें, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं, इसलिए z का मान 1 हो जाता है। तो त्रिज्या तो n स्क्वायर के समानुपाती होती है। त्रिज्या किसके समानुपाती होती है? त्रिज्या n स्क्वायर के समानुपाती होती है, तो a तो नहीं होगा। b को देखते हैं। b में परिक्रमा करे इलेक्ट्रॉन की चाल 1/n के समानुपाती होता है। तो चाल का फॉर्मूला क्या है? तो चाल होता है v बराबर 2.2 इंटू 10⁶ आगे आता है z बटा n। अब z का मान तो मैंने बताया 1 हो जाएगा। चाल किसके समानुपाती हो जाएगी? 1/n के। चाल किसके समानुपाती हो जाएगी? 1/n के। ऐसा ही कहा है ना, परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन की चाल 1/n के समानुपाती होती है क्या? तो बी बिल्कुल करेक्ट है। सी को देखते हैं। परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का परिमाण 1/n स्क्वायर के समानुपाती होता है क्या? तो देखिए कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो कुल ऊर्जा होती है, nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा होती है -13.6 z स्क्वायर बटा n स्क्वायर। क्लियर है? z स्क्वायर बटा n स्क्वायर। तो ऊर्जा है वो 1/n स्क्वायर के समानुपाती होता है। यहां से क्लियर हुआ ना कि ऊर्जा है वो 1/n स्क्वायर के समानुपाती है। ऐसा ही बोला है क्या? परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा 1/n स्क्वायर के समानुपाती है क्या? तो सी भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, ए सही नहीं है। डी को देखते हैं। परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या n स्क्वायर के समानुपाती है क्या? तो इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या है वो हमने अभी देखा था ना, देखो ये तो n स्क्वायर के सीधे समानुपाती है। यहां पर देखो n के सीधे समानुपाती नहीं थी त्रिज्या, लेकिन n स्क्वायर के सीधे समानुपाती। इसका मतलब डी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी, सी और डी करेक्ट हो जाएंगे, ए सही नहीं है। तो जिस भी ऑप्शन में ये मैंने इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया है, आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल आसानी है कि इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, तो ये गलत हो जाएगा। स्पीड है ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/n, ये करेक्ट हो जाएगा। और सी भी करेक्ट और डी भी करेक्ट। ए को छोड़कर बी, सी, डी जिस ऑप्शन में दे रखा है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसके ऑप्शन मिस हो गए, लेकिन आपको ध्यान में रखना है बी, सी और डी जिस ऑप्शन में है वही क्लियर हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, त्रिज्या n स्क्वायर के समानुपाती होता है। यहां n दिया है जो कि गलत है। बी में चाल है वो 1/n के समानुपाती है, इसका मतलब बी बिल्कुल करेक्ट है। सी में कुल ऊर्जा 1/n स्क्वायर के समानुपाती है, इसका मतलब सी भी करेक्ट है। डी में त्रिज्या n स्क्वायर के समानुपाती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो बी, सी और डी, ये नीचे दे रखा है देखो, बी, सी और डी करेक्ट है। क्लियर हुआ? कैसे लग रहे हैं ये क्वेश्चन? यदि आपको बेहतरीन क्वेश्चन लगे, मेरी मेहनत पसंद आए ना, तो मेरे कहने पर एक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं एक एक सब्सक्राइब को देखकर ही मोटिवेट होकर नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयारी स्टार्ट कर देता हूं। एक वीडियो को तैयार करने में हिंदी में, इंग्लिश में टाइप करना, फिर इनका टॉप सॉल्यूशन नीचे प्रोवाइड करना, इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है। तो मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब बनता है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, दो झिर्रियों को 0.1 mm की दूरी पर रखा जाता है। दो झिर्रियां हैं जिनको 0.1 mm की दूरी पर रखा है। जैसे यहाँ पर इस प्रकार दो स्लिटें हैं और उनको 0.1 mm की दूरी पर रखा जाता है, और पर्दे को 2 मीटर की दूरी पर रखा है। यानी पर्दा मतलब यहाँ से जो स्क्रीन लगी हुई है वो 2 मीटर दूरी पर रखी है। स्लिटों के मध्य की दूरी कितनी है? वो है 0.1 mm। क्लियर है? जब 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है
तो फ्रिंज पृथक्करण का मतलब है फ्रिंज चौड़ाई आपसे पूछी है। तो फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बटा डी। क्लियर है, आपको बीटा ही पूछा है, फ्रिंज चौड़ाई बीटा का मान पूछा है। लेमडा तरंग दैर्घ्य कितना दिया है, 500 नैनोमीटर। कैपिटल डी क्या है, इन स्लिटों से पर्दे तक की दूरी, स्लिट से स्क्रीन तक की दूरी 2 मीटर की। स्मॉल डी क्या होता है, स्मॉल डी होता है दोनों झिरियों यानी कि दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी 0.1 mm हो जाएगा। क्लियर है, तो फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला लेमडा डी बट्टा डी याद रखना। इससे पहले वाली क्लास में मैंने एक केंद्रीय उचिष्ट के लिए फॉर्मूले बताए हैं, वो भी ध्यान देते रहना। क्लियर है, समझ में आ गया ना, इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। अब देखिए ये इसका इंग्लिश में क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हो। नीचे इसका टॉप सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। स्लिट के मध्य की दूरी कितनी है, 0.1 mm, और स्लिट और स्क्रीन के मध्य की दूरी कितनी है, 2 मीटर की, और वेवलेंथ दे रखी है 500 नैनोमीटर। तब आपसे फ्रिंज चौड़ाई पूछी है। तो वही स्मॉल डी का मान कितना है, 0.1 mm। mm को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करवाया, और 1 10 नीचे से ऊपर आएगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁴ मीटर। कैपिटल डी का मतलब है स्क्रीन और स्लिटों के मध्य की दूरी। जैसे ये आपके स्लिट के मध्य की दूरी थी और यहाँ पर स्क्रीन लगा है, तो इनके मध्य की दूरी कितनी थी, 2 मीटर की। वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य आपको दे रखी थी 500 नैनोमीटर। फॉर्मूला लगाया फ्रिंज चौड़ाई का, बीटा बराबर लेमडा डी बटा डी। तो बीटा बराबर कितना आ गया, लेमडा डी बटा डी। लेमडा के स्थान पर तरंग दैर्घ्य रख दिया, कैपिटल डी और स्मॉल डी का मान रख दिया, तो हमें प्राप्त हुआ 10⁻⁻² मीटर। देखो 10⁻³ है, यहाँ पर 1 पावर है, तो 10⁻² मीटर, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर। तो जिस भी ऑप्शन में हमारा 1 सेंटीमीटर है वही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कैसे लगे रहे हैं आपको क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ही हमारा 5 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़कर कहना कि सर सच में मजा आने वाले क्वेश्चन लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तल लेंस का निचला आधा भाग अपारदर्शी बनाया गया है। उत्तल लेंस का निचला आधा भाग क्या कर दिया, अपारदर्शी बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के सामने रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का वर्णन करता है। ए में है प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भाई लेंस था, आपने लेंस का जो निचला हिस्सा है उसको अपारदर्शी कर दिया, आधा भाग है उसको अपारदर्शी कर दिया। क्लियर है, जैसे मैंने इसको अपारदर्शी कर दिया, इस प्रकार लेंस के आधे भाग को आपने क्या कर दिया, अपारदर्शी कर दिया। तो क्या प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये तो गलत बात है। प्रतिबिंब बनेगा तो पूरा ही, लेकिन परिवर्तन ये होगा कि उसकी तीव्रता घट जाएगी। परिवर्तन इतना ही होगा कि उसकी तीव्रता घट जाएगी। बी ऑप्शन में प्रतिबिंब वस्तु का केवल आधा हिस्सा दिखाई देगा, नहीं, ये भी गलत बात है। आपको ऐसा लगेगा, काफी स्टूडेंट जो ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़कर जाएंगे ना, क्योंकि 60-70% तो यही प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जब आपने आधा हिस्सा ही अपारदर्शी कर दिया, इसका मतलब प्रतिबिंब आधा बनता होगा। एग्जामिनर भी बड़ा ही ऐसे सोच समझकर ऑप्शन देता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आप मेरे साथ जुड़ोगे तो कंफ्यूज नहीं होगी। देखिए इसने खुद ने कहा है कि क्या प्रतिबिंब केवल आधा हिस्सा ही दिखाई देगा जब आपने आधे लेंस को अपारदर्शी कर दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। प्रतिबिंब तो आपको पूरा ही दिखाई देगा, इतना ही है, उसकी तीव्रता घट जाएगी, इंटेंसिटी घट जाएगी। प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाती है, ऑप्शन पकड़ा गया, प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाती है। बाकी प्रतिबिंब है पूरा ही बनता है, आधा प्रतिबिंब नहीं बनता है, पूरा प्रतिबिंब बनता है, केवल उसकी तीव्रता घट जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए मैंने नीचे इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर दिया है कि लोअर हाफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि जो उत्तल लेंस है उसका आधा भाग इज मेड ओपेक, अपारदर्शी कर दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो हमारा नो चेंज इमेज, ये तो गलत हो जाएगा।
इमेज विल बी शो ओनली हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ इमेज गेट्स रिड्यूस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका देखो सी ओनली, ओनली सी। कई बार ऐसे भी कंफ्यूज कर देता है, इन क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं, देखो ओनली सी है ना, ये कई बार दे देता है इस ऑप्शन में, कई बार देखो क्वेश्चन कैसे घुमा देता है। इसमें तो देखो सी वाले ऑप्शन में ही ओनली सी दिया है, कई बार ओनली सी ऑप्शन यहां पर दे देता है। बच्चे बिल्कुल सही करते हैं कि हमारा ओनली सी सही होगा, लेकिन सी है वो सी ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं। तो उसको थोड़ा ध्यान रखना कि ओनली सी जिस ऑप्शन में दे रखा है वही करेक्ट करना। क्लियर हुआ? अब देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिया है, ताकि पीडीएफ जब टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स से आप पढ़ते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको आसानी होगी। प्रतिबिंब पूरा ही बनेगा क्योंकि प्रकाश की किरणें अभी भी लेंस के ऊपरी आधे भाग से गुजर सकती है, हालांकि प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी। अब भाई पहले जितना प्रकाश थोड़ी गुजर पाएगा, आधा भाग पारदर्शी कर दिया तो प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे प्रतिबिंब की तीव्रता यानी कि ब्राइटनेस, अरे तीव्रता क्या होती है, ब्राइटनेस ही तो होती है, कम हो जाती है। मोबाइल में ब्राइटनेस पूरे दिन करते हो, लेकिन क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हो, मेरे को पता है अच्छी तरीके से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 बेहतरीन क्वेश्चन है कि परिणामित्र में उपयोग किए जाने वाले लोहे चुंबकीय पदार्थ में डैश होनी चाहिए। लोहे चुंबकीय पदार्थों में क्या होनी चाहिए, तो देखो शैथिल्य हानि क्या होनी चाहिए, निम्नतम शैथिल्य हानि होनी चाहिए। जिस भी ऑप्शन में निम्नतम शैथिल्य हानि होगी वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए निम्नतम से उच्च नहीं होनी चाहिए, उच्च नहीं होनी चाहिए, निम्नतम शैथिल्य हानि होनी चाहिए। उच्च पारगम्यता हो सकती है, परमिटिविटी यानी कि उच्च पारगम्यता, और निम्न शैथिल्य हानि होनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाई परमिटिविटी एंड लो हाइस्टेरिक्स लॉस होना चाहिए, शैथिल्य हानि कम होनी चाहिए, परमिटिविटी अधिक होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखिए इसका सॉल्यूशन। ऊर्जा हानि को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए पदार्थ में उच्च पारगम्यता यानी कि हाई परमिटिविटी और निम्न शैथिल्य हानि होनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन सॉल्यूशन और प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो जरूर एक सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि सर मैंने सब्सक्राइब किया आपको, आप नेक्स्ट वीडियो तैयार करिए हमारे लिए, यही तो मोटिवेशन होता है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 8 एक और बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखकर डरना मत, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है, बिल्कुल आसान सॉल्यूशन देगा। त्रिज्या आर के एक चालक वलय को वलय के तल के लंबवत एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर का मतलब है dB बटा dt, इसका मान दे रखा है x। क्लियर है ना? dB बटा dt का मान दे रखा है x। तो वलय के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है फेराडे के नियम के अनुसार ईडीएल का समाकलन बराबर क्या होता है, डी फाई बटा डी टी। अब फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है बी ए कॉन्स्टेंट उसे बाहर ले लिया, बी का क्या हो जाएगा डीबी बटा डी हो जाएगा। क्लियर है? अभी मैंने बताया था चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर डीबी बटा डी कितनी थी, x थी। ए क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। ई डीएल, ई कॉन्स्टेंट था बाहर आ जाएगा, समाकलन ऑफ डीएल। अब डीएल है, इसका मतलब मान कितना हो जाएगा, इसका डीएल का पूरे का मान हो जाएगा 2 पाई आर। क्लियर है? ई का मान निकालना है तो बाकी सभी का पक्षानुपात कर दो, इसके अंदर भाग लगा दो इसका, पाई आर स्क्वायर एक्स बटा 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और एक आर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर एक्स बटा 2 हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर एक्स बटा 2 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, आपको बस फॉर्मूला लगाना है फेराडे का नियम और उसके बाद में फाई बराबर बी लिखना, डीबी बटा डी का मान तो एक्स दे रखा था, क्षेत्रफल वलय थी, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया, ई डीएल ई कॉन्स्टेंट हो गया, समाकलन डीएल, इसका मतलब है वलय का परिमाप कितना होता है 2 पाई आर परिधि होती है, तो परिधि लिख दी, ई का मान निकाल लिया। अगला क्वेश्चन
और लास्ट क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो मैं बार बार कह रहा हूं एक सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो टॉप लेवल का प्रोवाइड करने वाला हूं। जैसा कि आपने कहा था सर इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए, तो मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन, ऑप्शन और एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 9 बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है 1 एम्पियर शिखर मान और 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा एक परिणामित्र के प्राथमिक कुंडली से होकर बहती है। यदि प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व है, यानी कि m का मान दे रखा है 0.5 हेनरी है, तो द्वितीय में प्रेरित शिखर वोल्टता पूछिए। शिखर वोल्टता पूछिए, इसने डायरेक्ट वोल्टता नहीं, शिखर वोल्टता पूछिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं इसने कहा है कि पीक करंट शिखर धारा है वो 1 एम्पियर है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी थी 50 हर्ट्ज और अन्योन्य प्रेरकत्व दे रखा था 0.5 हेनरी। अब देखिए मैंने आपको बताया था 100 प्रेरकत्व आए, अन्योन्य प्रेरकत्व आए, इनका मात्रक क्या होता है हेनरी, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज, धारा का मात्रक एम्पियर, ध्यान रखना। अब देखिए इसकी ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है E = mdi/dt। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट m ओमेगा आई नोड, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ई नोड बराबर होता है m ओमेगा आई नोड। अब वैल्यू यहां पर रखनी है। ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो यहां पर रखोगे ना ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी का मान कितना था 50 हर्ट्ज, तो 50 लिख दिया। तो ओमेगा का मान कितना आ गया 100 पाई। तो इस ओमेगा के स्थान पर कितना मान रखोगे, ओमेगा के स्थान पर रख दिया 100 पाई। आई नोड धारा कितनी थी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर लिख दिया। m का मान अन्योन्य प्रेरकत्व कितना था तो 0.5। अब जब इसको सोल्व करते हो तो 50 पाई आ जाएगा, लेकिन हमारे ऑप्शन में आपको नियरेस्ट आंसर बताना है इस क्वेश्चन में, यानी कि 50 से पाई का मान रख देना। आप जैसे 3.14 रख देते हो, जब 3.14 मान रखते हो तो कितना हो जाएगा, 50 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 157, 157 आ जाएगा। तो 157 के आसपास, जैसे 150 के अराउंड आंसर दे रखा था हमारा, तो वही हमारा क्लोजेस्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, नियरेस्ट आंसर बताना था इसमें। कैसे लगे ये सभी क्वेश्चन, और ये जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बस आप 5 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो जल्द से जल्द। सारे के सारे स्टूडेंट सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्द हो जाएगा। एक अकेला विद्यार्थी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हर विद्यार्थी प्रयास करे तो आसानी से चैनल को सपोर्ट किया जा सकता है। यदि इसी प्रकार के वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो लगातार मेहनत करते रहिए। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फिजिक्स के एक एक क्वेश्चन की खाल निकाल दूंगा। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।